यस लॉ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रस्थापना। हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि प्रस्थापना क्या है, इसकी आवश्यक तत्व क्या है, इसकी परिभाषा हमें कहाँ देखने को मिलती है, या इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो प्रस्थापना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संविदा के निर्माण में जो शुरुआत होता है, यानी संविदा के निर्माण का जो पहला शुरुआत होता है, जो पहला कदम होता है, वो क्या होता है? प्रस्थापना ही होता है। यानी प्रस्थापना के द्वारा ही संविदा का निर्माण होता है। और संविदा के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना तो बहुत जरूरी है। यानी अगर 2 व्यक्ति नहीं होंगे तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। प्रस्थापना जो है, इसकी परिभाषा हमें कहाँ देखने को मिलती है? संविदा अधिनियम की धारा 2A में, जिसमें अगर जिसको हम पढ़ें तो उसमें से आवश्यक बात ये निकल के आती है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य को करने अथवा ना करने की मंजूरी अन्य व्यक्ति को जब देता है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रस्थापना कहते हैं। अब प्रस्थापना की स्वीकृत कैसे होती है, इसके ढंग कौन कौन से, मतलब किस ढंग से इसका स्वीकार कैसे किया जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। प्रस्थापना के प्रकार कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे। प्रस्थापना की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रस्थापना के तो मुख्यतः 3 आवश्यक तत्व हैं। 3 आवश्यक तत्व हम आगे देखेंगे भी। आइए हम देखते हैं प्रस्थापना के आवश्यक तत्व। तो प्रस्थापना की आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व क्या है? प्रत्येक प्रस्ताव के लिए व्यक्ति, यानी प्रत्येक प्रस्ताव के लिए एक व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। यानी एक व्यक्ति में प्रस्थापना नहीं होती है। प्रस्थापना या प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। एक व्यक्ति हो जो प्रस्थापना करता हो, दूसरा व्यक्ति हो जो प्रस्थापना को स्वीकार करता हो। जो प्रस्थापना करता है उसे क्या कहते हैं? वचनदाता कहते हैं। और जो प्रस्थापना को स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? वचन ग्रहीता कहते हैं। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रस्थापना स्वयं में नहीं की जाती है। इसको करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की हमको आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कि प्रस्थापना का दूसरा आवश्यक तत्व क्या है। तो प्रस्थापना का दूसरा आवश्यक प्रस्ताव संसूचित किया गया हो। यानी जो प्रस्ताव हो इसको संसूचित किया गया हो। प्रस्ताव अभिव्यक्ति या विवक्षित तथा लिखित या मौखिक होता है। यानी जो प्रस्ताव होगा वो अभिव्यक्ति रूप से अभिव्यक्त या विवक्षित होगा, मौखिक अथवा लिखित। यानी प्रस्ताव या तो मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, अभिव्यक्ति हो सकता है, विवक्षित हो सकता है। ठीक। और प्रस्ताव को संसूचित किया गया हो। यानी अगर प्रस्ताव संसूचित ना किया गया हो तो प्रस्ताव वैध नहीं होगा। यानी प्रस्ताव को संसूचित करना बहुत ही जरूरी है। और इसके बारे में हम एक केस देखते हैं, जिस केस का नाम है लालवन वर्सेस गौरीदत्त, जो 1913 का केस है। इसमें जो लालवन होता है ये वादी और प्रतिवादी कौन है? गौरीदत्त। हम मान लेते हैं गौरीदत्त को बी और लालवन को ए। तो जो बी है, बी का भतीजा गायब हो जाता है और ये बी जो है अपने भतीजे को खोजने के लिए ए को भेजता है कि आप जाइए और मेरे भतीजे को खोज लाइए। और जो ये है वो भतीजे को खोजने के लिए
चल देता है। जब ए भतीजे को खोजने के लिए निकल जाता है तब बी क्या करता है, ये एक प्रस्ताव करता है कि जो मेरे भतीजों को खोज के लाएगा उसको मैं 500 रुपये इनाम दूंगा। ए भतीजे को खोज कर लेकर चला आया और उसने इनाम मांगा, तो बी ने कहा आप इनाम के हकदार नहीं हैं। तो ए ने बी के खिलाफ वाद किया। वाद में निर्णय ये हुआ कि जो ए है वो इनाम का हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रस्ताव की जानकारी ए को नहीं थी। यानी जब ए चला गया था तो बी उस जाने के बाद प्रस्ताव किया जिसकी जानकारी ए को नहीं थी। प्रस्ताव का तीसरा आवश्यक तत्व है प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने की आशय से किया गया हो। यानी प्रस्ताव जो है विधिक संबंध स्थापित करने की आशय से किया गया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यानी अगर प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित न किया तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। इसके बारे में एक केस है जिस केस का नाम है वाल्फर वर्सेस वाल्फर, जो 1919 का केस है। इसमें जो प्रतिवादी है वो श्रीलंका में नौकरी कर रहा था और ये अपने पत्नी और बच्चे के साथ घूमने के लिए गया। कहाँ घूमने के लिए गया? ये घूमने के लिए इंग्लैंड गया था। जब वहाँ से ये वापस आने लगा, प्रतिवादी जो है अपने बीवी बच्चों के साथ जब इंग्लैंड से वापस आने लगा, तब इसमें एक वो हो जाता है कि इसकी पत्नी जो है, पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। यानी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है जिसके कारण पत्नी को वहीं रुकना पड़ा, पत्नी को इंग्लैंड ही रुकना पड़ा। तब पति ने कहा कि आप यहीं रुकिए और मैं आपको हर महीने 30 पाउंड भेजता रहूँगा। यानी जो पति है ये हर महीने 30 पाउंड रुपये भेजने का वादा किया। बाद में यह हुआ पत्नी और पति के संबंध आपस में खराब हो गए। दोनों के संबंध इस तरह खराब हो गए कि दोनों में तलाक होने की नौबत आ गई। यानी दोनों आपस में तलाक भी कर लिए। इतने ज़्यादा संबंध दोनों में खराब हो गए थे कि दोनों आपस में तलाक कर लिए। तलाक के बाद पत्नी ने वाद लाया। वो वाद क्यों लाई? क्योंकि तलाक के पहले जब संबंध खराब, मतलब जब आपस में खराब हो रहे थे, तब ये जो प्रतिवादी है ये पत्नी को पैसा देना बंद कर दिया था। तो पत्नी वो तलाक के पहले वाला जो पैसा था उसको मांगने के लिए वाद लाई, लेकिन वाद क्या हो गया? खारिज हो गया। इसलिए खारिज हो गया कि जो विधिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था। यानी इनके जो प्रस्ताव थे ये विधिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। और दूसरा ये कि प्रस्ताव साथ साथ घूमने का करार संविदा नहीं होता है। यानी अगर किसी के साथ आप चलते हुए संविदा करते हैं तो ये संविदा मान्य नहीं होगा। और तीसरा, प्रस्ताव निश्चित हो। यानी प्रस्ताव का निश्चित होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रस्ताव निश्चित नहीं हुआ तो संविदा नहीं हुई, और संविदा नहीं हुई तो भाई जाहिर सी बात है प्रस्ताव निश्चित नहीं होगा। संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रस्ताव को निश्चित होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो बड़ा होने के कारण हम जो प्रस्थापना है इसके प्रकार की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्थापना के जो 6 प्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।